ओके, लेट्स स्टार्ट। दिख रहा है सबको? बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा पेज है? टरबाइन। तो टरबाइन ऑपरेटर जो होगा, वो टरबाइन ऑपरेटर क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठ के अपना पूरा टरबाइन को कंट्रोल करेगा, है ना। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसको क्या करें। ओके, तो नीचे देखो, सारा पंप हमारे ऑक्सिलरी जो पंप है, फैन से, जैसे हमने पढ़ा था। टरबाइन का ऑक्सिलरी क्या क्या होता है? एओपी, ये रहा मेरा ऑक्सिलरी ऑयल पंप नंबर 1। फिर हमने क्या देखा था? ईओपी, बारिंग गियर, जेओपी, है ना। फिर दो सीईपी दिया हुआ है, सीईपी 1, सीईपी 2। फिर इस साइड अगर आते हैं तो क्या है? जीएसपीसी 1, जीएसपीसी 2। तो दो जीएसपीसी फैन है, ऑयल मिस्ट फैन, लूब ऑयल हीटर, लूब ऑयल हीटर। उसके बाद डीएम ट्रांसफर पंप, डीएम ट्रांसफर पंप 1, डीएम ट्रांसफर पंप 2। और फिर यहाँ पे ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट कंप्रेशर। सो कंप्रेशर के बारे में अभी तक हमने बात नहीं किया है, बट यू नो दैट वी आर यूजिंग द न्यूमेटिक कंट्रोल instruments, pneumatic control valves, pneumatic power cylinders. So where you are using pneumatic instruments, solenoid valves and pneumatic control power cylinders, regulating power cylinders, control valves. So we need air, and that air is provided by इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्रेशर। ओके, सो कॉम्प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी टरबाइन का सर्किट पूरा का पूरा पेज देखो एक बार फिर से। एओपी, ईओपी, बारिंग गियर, जेओपी, ये हो गया ऑयल सिस्टम का। सीईपी, कंडेंसेट सिस्टम में सीईपी आ रहा है। जीएसवीसी फैन लगा हुआ है ब्लेंड स्टीम के लिए। ऑयल मिस्ट फैन मेन ऑयल टैंक पे है। लूब ऑयल हीटर मेन ऑयल टैंक में है। और ये डीएम ट्रांसफर पंप, ये तो हमारा डीएम ट्रांसफर पंप डीएम टैंक के साथ कनेक्टेड है, जो रेडिएटर को क्या कर रहा है? पानी सप्लाई कर रहा है। क्लियर? अब टरबाइन के पैरामीटर्स पे आते हैं। लेफ्ट साइड पे देखो क्या है सबसे पहले? हॉट वेल लेवल। जरूरी नहीं है कि इस ये जो डिजाइन है, ये मेरा बनाया हुआ डिजाइन है, ये स्काडा पेज है, और उसी का डिजाइन हमने किया हुआ है, और इसी से हमारा पावर प्लांट चल रहा है। ये जो भी पैरामीटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लाइव पावर प्लांट का ही पैरामीटर है। ऐसा ही डिजाइन होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन यही सारी चीजें रहेंगी स्टीम टरबाइन है तो, है कि नहीं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर हम देख रहे हैं क्या है? हॉट वेल लेवल। ये हॉट वेल लेवल कितना रहना चाहिए? 50% हॉट वेल लेवल चाहिए हमको। हॉट वेल में पानी जो होगा वो क्या, कौन सा पानी है? हॉट वेल में जो पानी है, लेवल हम देख रहे हैं यहाँ पे 50%, वो कौन सा पानी है? ये कॉन्डेंसेट है, जो वेपर से कॉन्डेंसेट बना है। मतलब ये जो पानी है वो कौन सा पानी है? डीएम वाटर है। कॉन्डेंसेट बना है तो कहाँ का पानी है? स्टीम से जाके कॉन्डेंसेट बना है। स्टीम कैसे बना था? डीएम वाटर से बना था। तो हॉट वेल में जो पानी है वो कौन सा पानी है? डीएम वाटर है, कूलिंग वाटर नहीं है। क्लियर? तो हॉट वेल लेवल कितना रखना है? 50% रखना है भाई। अगर हॉट वेल का लेवल ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत आ सकती है? इफ दिस हॉट वेल लेवल इंक्रीजेस, ये 50% से ऊपर चला गया, तो क्या दिक्कत आएगी? वैक्यूम ड्रॉप होगा, ये एक बात हो सकती है। और
फिर टरबाइन के एग्जॉस्ट साइड पे क्या हुआ, आपका वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो वेपर का जगह कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो वैक्यूम ड्रॉप होगा, ये एक बात है। बहुत बढ़िया। हॉट ऑयल लेवल अगर कम हो गया, पकड़ लो हॉट ऑयल में पानी ही नहीं है, तो क्या दिक्कत आएगी? तो सीईपी को पानी नहीं मिलेगा, इजेक्टर कंडेंसर में पानी नहीं आएगा, ठीक है, जीएसपीसी में पानी नहीं आएगा कंडेंसिंग के लिए। समझ रहे हो? तो हॉट ऑयल लेवल को मेंटेन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखो, ये रहा मेरा हॉट ऑयल, ये मेरा हॉट ऑयल है, दिख रहा है? सो यहाँ पे हमको अभी पता है कि हॉट वेल से सीपी कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप जो है वो पानी को खींच रहा है, और एक लाइन क्या होगा, यहाँ से सीपी से निकल के फिर जाएगा इजेक्टर पे, ये रहा मेरा इजेक्टर का कंडेंसर, इजेक्टर से जाके वो पानी जाएगा मेरा ग्लैंड स्टीम वेंट कंडेंसर में, ग्लैंड स्टीम वेंट कंडेंसर से पानी जो निकलेगा वहां से एक लाइन, ये रहा, ये वाला लाइन कहाँ पे आ रहा है, हॉट वेल पे रिसर्कुलेट हो रहा है। इस लाइन को क्या बोलेंगे? मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन, मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन। एग्जैक्टली ये लाइन नहीं, ये वाला लाइन होगा, यहां से जाएगा, ये दिस लाइन इज गोइंग टू माई फ्लश टैंक। यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिखाया हुआ है। सो दिस लाइन इज गोइंग टू माई फ्लश टैंक, ठीक है, जीएसबीसी से निकला ये ग्रीन वाला, एंड दिस इज गोइंग टू माई हॉट वेल। ओ ना ना ना, अच्छा, जीएसबीसी से एक जो लाइन निकला है, एक तो जीएसबीसी का कंडेंसेट जा रहा है फ्लश टैंक पे, ठीक है, और एक लाइन जो है मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन जो मेरे हॉट वेल पे जा रहा है, सीपी का पानी ग्लैंड स्टीम से निकल के। तो जीएसबीसी से दो लाइन में दिख रहा है हमको जो हॉट वेल में जा रहा है। एक लाइन क्या है, एक लाइन क्या है, एक होगा कंडेंसेट जो जीएसबीसी ग्लैंड स्टीम का कंडेंसेट, और दूसरा होगा मेरा कंडेंसर का कंडेंसेट, कूलिंग के लिए जो गया था। क्लियर हो गया? और बाकी जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, ये देखो यहाँ पे डिएरेटर पे जा रहा है। सो हॉट वेल सर्किट सबको क्लियर है? हॉट वेल सर्किट क्लियर हो गया? हॉट वेल लेवल कितना रखना है? 50% रखना है, ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए भाई, उतना ही रखिए। चलो ठीक। नेक्स्ट वाला देखो क्या पैरामीटर दिया हुआ है, लूब ऑयल हेडर प्रेशर। सो लूब ऑयल हेडर प्रेशर कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 2.48। सो लूब ऑयल हेडर प्रेशर, लूब ऑयल कहाँ पे लगता है अपने को, लूब ऑयल कहाँ कहाँ पे लगता है, टरबाइन का लुब्रिकेशन। लूब ऑयल मतलब क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। सो लूब ऑयल जो है वो कहाँ पे लगेगा, क्या पर्पस के लिए चाहिए मुझको, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए टरबाइन के बियरिंग पे चाहिए, फ्रंट एंड रियर एंड में टरबाइन बियरिंग पे चाहिए, और कहाँ पे चाहिए, ऑल्टरनेटर का बियरिंग है उसमें चाहिए, और कहाँ पे चाहिए, गियर बॉक्स होगा दोनों के बीच में तो गियर बॉक्स में चाहिए। जहां जहां पे चीजें घूम रही है, बियरिंग है, उस जगह पे लुब्रिकेशन चाहिए। सो लूब ऑयल प्रेशर कितना है, 2.48, ये इतना लुब्रिकेटिंग प्रेशर रहना चाहिए। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, 35.5, तो ये 35 से 45 तक रह सकता है। अब हर एक टरबाइन का एज पर योर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओईएम। ये एक टर्म सुनने को मिलेगा टेक्निकल पे हमेशा, क्या है, ओईएम। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो जो मैन्युफैक्चरर होंगे वही अपने मशीन को सबसे बेहतर जानते हैं कि मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ पे मुझको इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर का लुब्रिकेशन चाहिए, या फिर इतना का फ्लो चाहिए, है ना। तो एज पर ओईएम जितना भी
डिजाइन पैरामीटर होंगे उसी के लेवल पे हमको चलाना है। किसी प्लांट में 2.48 2.5 की जगह पे हो सकता है कि 2.2 रखा है, 1.8 रखा है, तो अलग अलग डिजाइन होंगे, अलग अलग थोड़ा बहुत डिफर करेगा, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से हमको कि कितना रहता है। ये जो टरबाइन है मैं दिखा रहा हूँ, ये 15 मेगावाट का टरबाइन है, उसके बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। सो लूब ऑयल हेडर प्रेशर क्यों जरूरी है भाई? टरबाइन के फ्रंट एंड रेयर, समझना, फ्रंट एंड रेयर। तो टरबाइन के फ्रंट एंड एंड रेयर एंड में जो बियरिंग है, उस बियरिंग पे अपने को लुब्रिकेशन ऑयल चाहिए। टरबाइन और जनरेटर के बीच में गियर बॉक्स हो सकता है, अगर गियर बॉक्स है तो फिर गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन ऑयल चाहिए। ऑल्टरनेटर है तो ऑल्टरनेटर का बियरिंग है, ड्राइव एंड एंड नॉन ड्राइव एंड, दोनों में मुझको लुब्रिकेशन ऑयल चाहिए। ये सारी बातें समझ में आती है? अभी ड्राइव एंड बोलने से समझ में आता है, नॉन ड्राइव एंड समझ में आता है ना? ओके। सो लूब ऑयल हेडर प्रेशर एंड लूब ऑयल हेडर टेम्परेचर, ये हेडर प्रेशर एंड हेडर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हेडर कौन सा भाई? ये जो आपका मेन ऑयल पंप होगा, मेन ऑयल पंप कहां पे लगा हुआ है? ये रहा मेरा मेन ऑयल पंप। मेन ऑयल पंप कहां पे लगा हुआ है? टरबाइन के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। मेन ऑयल पंप मोटराइज तो है नहीं, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड नहीं है। ये मेन ऑयल पंप कैसे ऑपरेट कर रहा है? मैकेनिकली ऑपरेट कर रहा है। जब मेरा टरबाइन का शाफ्ट घूम रहा है तो एक पर्टिकुलर आरपीएम, जब फिक्स्ड जो मैक्सिमम क्या बोल रहा हूं मैं, वर्किंग आरपीएम है, उसी आरपीएम पे जाके मेरा मेन ऑयल पंप शक करना शुरू करता है मेन ऑयल टैंक से तेल को। और ये मेन ऑयल टैंक से पंप, मेन ऑयल पंप जो लेगा वो कहां पे देगा तेल? एक देगा मेरे गवर्निंग सिस्टम को, दिख रहा है यहाँ पे गवर्निंग सिस्टम, और दूसरा है लुब्रिकेशन के लिए देगा, ये रहा मेरा लूब ऑयल हेडर। तो ये मेन ऑयल पंप से ये लूब ऑयल हेडर पे आ गया। इसी हेडर की बात कर रहे हैं कि लूब ऑयल हेडर में मुझको 2.48 या फिर 2.5 एंड 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। 2.5 kg प्रेशर एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, इतना रहना चाहिए। अगर लूब ऑयल हेडर का टेम्परेचर बढ़ गया, ज्यादा बढ़ा, पकड़ लो आपको 35 है तो 40 के करीब में, 35 to 45 पकड़ लो, मैंने मेंटेन कर रहा हूँ तो चल रहा है बढ़िया से। अभी ये ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो उससे क्या दिक्कत आएगी कि जो तेल है मेरा वो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी उसका कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर बहुत नीचे आ गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ठंडी का मौसम है, रात के टाइम पे ये टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा तेल, और जो क्लियरेंस रहता है वो बहुत पतला रहता है। तो इसीलिए अपने को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए। अब टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेंगे ऑयल का? तो यहाँ पे अगर ठंडा हो रहा है तो उसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या दे रहे हैं? लूब ऑयल हीटर लगा रहे हैं, इसको चला देंगे। जब मैं देख रहा हूं कि भाई टेम्परेचर जो है वो मेरा कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है, लूब ऑयल टेम्परेचर कम हो जा रहा है, 35 से नीचे जा रहा है, चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, लूब ऑयल हीटर को स्टार्ट करते हैं। ये कौन करेगा? टरबाइन डेस्क ऑपरेटर यहां से ऑपरेट करेगा, टरबाइन डेस्क ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? कहां से ऑपरेट कर रहा है? वो अपने डेस्क से ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग स्टेशन से ऑपरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग स्टेशन। ऑपरेटिंग स्टेशन, तो दो टाइप के स्टेशन हम देखेंगे, एक को हम बोलेंगे इंजीनियरिंग स्टेशन और एक होगा ऑपरेटिंग स्टेशन। डीसीएस पे या फिर स्काडा पैनल पे दो स्टेशन है, एक होता है ऑपरेटिंग स्टेशन और एक होता है मेरा इंजीनियरिंग स्टेशन। इंजीनियरिंग स्टेशन उस कंप्यूटर को बोल रहे हैं जहां से हम लॉजिक मॉडिफाई कर सकते हैं, स्काडा के पेजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, पैरामीटर्स को मॉडिफाई कर सकते, पैरामीटर्स मतलब सेट पॉइंट्स, अलार्म सेट पॉइंट्स,
ट्रिप सेट पॉइंट्स ये सब मॉडिफाई कर सकते हैं, जहां से बैठ के इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को हम क्या बोल रहे हैं? इंजीनियरिंग स्टेशन। और जहां पे बैठ के ये ऑपरेटर चला रहा है, जहां पे चला रहा है, उस कंप्यूटर को क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग स्टेशन। जिस कंप्यूटर से टरबाइन चल रहा है, जिस जहां पे ये टरबाइन ऑपरेटर बैठता है और टरबाइन का पेज खुला हुआ है, यहां से वो टरबाइन को मैनेज कर रहा है, उस पर्टिकुलर स्टेशन को क्या बोलेंगे? टरबाइन ऑपरेटिंग स्टेशन। जहां पे बैठ के हमारा बॉयलर ऑपरेटर चलाएगा, उसको हम बोलेंगे बॉयलर ऑपरेटिंग स्टेशन। समझ में आ रहा है बातें? अब मैं टरबाइन ऑपरेटर हूं, मैं टरबाइन को चला रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं? पहले मेरे सामने है हॉट वेल लेवल, मेंटेन्ड है भाई, बढ़िया, 50% पे है। लूब ऑयल हेडर प्रेशर ठीक है, 2.4 पे चल रहा है। लूब ऑयल हेडर टेम्परेचर 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, इट इज ओके। मैं देख रहा हूं कि नहीं, लूब ऑयल हेडर टेम्परेचर जो है ना, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मैं यहां से बैठ के लूब ऑयल हीटर को ऑन कर सकता हूँ। स्टार्ट मारा, स्टार्ट हो गया लूब ऑयल हीटर। अब मैं नजर रखूंगा इस पे कि लूब ऑयल, हो सकता है ना हीटर ऑन करके मैं भूल गया और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो, लूब ऑयल टेम्परेचर हाई। तो ये लूब ऑयल टेम्परेचर हाई का हमने इंटरलॉक देके रखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर उस पर्टिकुलर सेट पॉइंट से ज्यादा गया तो ये लूब ऑयल हीटर बंद हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, या फिर अलार्म दे देगा। अलार्म होगा तब भी हमको यहाँ पे पता चल जाएगी, वो ऑपरेटर बंद कर सकता है। क्योंकि ऑपरेटर को तो 24/7 यहीं पे बैठना है। 3 शिफ्ट में 3 ऑपरेटर आके डेस्क पे बैठेगा ही बैठेगा, कभी भी इसको खुला नहीं छोड़ सकते हैं। अगर 365 डेज चल रहा है तो 365 डेज इंटू 3 इतना ऑपरेटर आके बैठेगा इसके सामने। टरबाइन अपने से नहीं चलेगा, है ना? सो अलार्म देंगे तब भी चलेगा, या ट्रिप करा दो, टेम्परेचर हाई हो गया भाई। पकड़ लो टेम्परेचर हाई है तो कौन काम करेगा? यहाँ पे देखो कूलर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कूलर लगा हुआ है। सो अगर मेरा लूब ऑयल हेडर का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो कूलर को लाइन पे ले लेंगे, कम हो रहा है कूलर को बाईपास कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये रहा मेरा मेन ऑयल टैंक। मेन ऑयल टैंक के साथ कनेक्टेड देखो, एक होगा एमओपी का कनेक्शन आएगा। एमओपी का एक लाइन जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाया है, एक लाइन एमओपी का जाएगा, एक लाइन एओपी को जा रहा है, एक लाइन ईओपी को जा रहा है। तो ये एओपी ईओपी ये मेन ऑयल टैंक के ऊपर ही लगा हुआ है। एमओपी जो है वो टरबाइन के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले कौन सा पंप चलेगा ऑयल में? एओपी चलेगा। अगर ईओपी करंट नहीं है तो फिर ईओपी चलेगा। जैसे करंट आया, आपने इसको टरबाइन को रोलिंग करना चाहा तो आपको एओपी चलाना पड़ेगा। ये एओपी क्या करेगी? ये दो तेल को सप्लाई करेगी, एक तो मेरा लुब्रिकेशन ऑयल दे रहा है और एक मेरा कंट्रोल ऑयल दे रहा है। कंट्रोल ऑयल कहाँ पे जाएगा? गवर्निंग सिस्टम पे जाएगा, क्योंकि जो टरबाइन का गवर्नर है वो हाइड्रोलिक गवर्नर है। तेल से ही खुलेगा, तेल से ही बंद होगा। और ये जो गवर्नर, हाइड्रोलिक गवर्नर को कंट्रोल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर कर रहा है, जो वुडवर्ड 505 है मेरा। तो वुडवर्ड 505 टरबाइन के स्पीड के साथ बेस करके सारा कंट्रोल करेगा हाइड्रोलिक गवर्नर को। हाइड्रोलिक गवर्नर तेल से कंट्रोल होता है, तो फिर कंट्रोल ऑयल चाहिए मुझको। ये कंट्रोल ऑयल जो है वो जब टरबाइन रनिंग में है तो मेन ऑयल पंप सप्लाई करेगा, और जब टरबाइन बंद हो जा रहा है या फिर शुरुआत में स्टार्टिंग में कौन सप्लाई करेगा? ऑक्सिलरी ऑयल पंप इसको सप्लाई करेगा। ठीक है? अगर एसी करंट नहीं है उस वक्त इमरजेंसी ऑयल पंप चलाएंगे, जो डीसी पंप है, ऑयल पंप है। और ये क्या करेगा? ये सिर्फ लुब्रिकेशन ऑयल सप्लाई करेगा, इसमें इतना दम नहीं है कि वो कंट्रोल ऑयल को सप्लाई करे। ठीक है? तो ईओपी का कनेक्शन देखो, ईओपी के कनेक्शन पे हमने कोई कूलर का अटैचमेंट नहीं किया है।
कूलर नहीं दिया है, फिल्टर नहीं दिया है, छोटा पंप है, ये डायरेक्टली लूब ऑयल हेडर पे जा रहा है। ईओपी डायरेक्टली लूब ऑयल हेडर पे जा रहा है, और एओपी जो है वो कूलर होते हुए, फिल्टर होते हुए लूब ऑयल हेडर पे जा रहा है। और इसका एक कनेक्शन डाइवर्ट हो जाएगा कहाँ पे, मेन ऑयल पंप का जो कनेक्शन है उसके साथ लग जाएगा, उसी के हेडर पे, एनआरवी के थ्रू। वो पूरा का पूरा ड्राइंग हम बाद में देखेंगे, फिजिकल ड्राइंग जो है उस पर बाद में देखेंगे। अभी स्काडा पे इसको एनालिसिस कर लेते हैं टरबाइन का। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ऑयल सिस्टम क्लियर है यहाँ पे? क्या देखे अभी तक? पहला पैरामीटर हॉट वेल लेवल। हॉट वेल लेवल कितना है भाई? 50% रखते हैं। उसके बाद क्या देखा? लूब ऑयल हेडर प्रेशर एंड लूब ऑयल हेडर टेम्परेचर। ये हेडर क्या है? जहां पे आके तेल, सारा तेल एक ही जगह पे आ रहा है, एक ही पाइप पे, और वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पे होगा? टरबाइन के फ्रंट एंड रेयर में, ऑल्टरनेटर के, अरे ऑल्टरनेटर के ड्राइव एंड एंड नॉन ड्राइव एंड में। ये देखो ये हो गया। काहे हैंग हो गया भाई? हम्म। तो ऑल्टरनेटर के ड्राइव एंड एंड नॉन ड्राइव एंड में, गियर बॉक्स के, गियर बॉक्स में, पिनियन पे एंड व्हील पे, है ना? ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? ऑक्सिलरी स्टीम हेडर प्रेशर। ऑक्सिलरी स्टीम क्या था? कहां पे जाता है ऑक्सिलरी स्टीम? पीआरडीएस से जाता कहाँ है? इजेक्टर में। इजेक्टर में जाता है। क्यों जाता है? वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, है ना? सो ऑक्सिलरी हेडर प्रेशर देखो क्या है यहाँ पे, 9.9 दिखा रहा है, मतलब 10 kg के करीब में। हमने एचएमबीडी में देखा था 11 आटा दिखा रहा था, मतलब 10 kg। तो चलो ठीक है। अगर हमको पैरामीटर पता है ना, कि अगर हम जानते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे इतना प्रेशर होना चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, एंड दैट इज वेयर एन एक्सपीरियंस इंजीनियर लीड द प्रेशर्स। प्रेशर्स को कभी आप टरबाइन पढ़ के आए हो, टरबाइन जानते हो, तो आप क्या जानते हो? हाँ टरबाइन ऐसा होता है, इसका ब्लेड एंगल ऐसा होता है, उसको कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी बातें जानते हैं। बट आपको ये नहीं पता है कि इसके जगह जगह पे जो प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, लूब ऑयल आएगा, कहीं पे स्टीम आएगा, कहीं पे पानी आएगा, कैसे आएगा, वो चीज नहीं पता है। इसीलिए आप नहीं चला पाते हो उस टरबाइन को। एक एक्सपीरियंस जो 3 साल, 4 साल, 5 साल से चला रहा है, एक ऑपरेटर है, उसको ये सारी बातें पता हो जाती है। अच्छा चलो, इस लाइन पे इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है।
अब प्रॉब्लम है तो उसका रिमेडी क्या है, क्या करेंगे ताकि इसको बढ़ाया जा सके, वो नेक्स्ट स्टेज। तो अभी क्या देख रहे हैं, ऑक्सिलरी स्टीम हेडर प्रेशर 9.9 है, चलो बढ़िया है। ऑक्सिलरी स्टीम हेडर टेम्परेचर 200 डिग्री के करीब में है, 199.92 दिखा रहा है, ठीक है। सो ये तो हो गया ऑक्सिलरी स्टीम। ऑक्सिलरी स्टीम कहाँ से आता है, ऑक्सिलरी स्टीम आता है मेरा मेन स्टीम जो लाइन जो है, ये रहा ईएसवी, ईएसवी के आगे से सुपर हीट स्टीम फ्रॉम बॉयलर, ये आ रहा बॉयलर से, चलो यहाँ पे नहीं दिखाया है, एनीवेज ये जो बॉयलर से स्टीम लाइन आया है, यहीं से क्या होगा, एक पार्ट डाइवर्ट होके ये जाएगा मेरे पीआरडीएस पे, हाँ ये गया, ये गया, दिस लाइन है ना, ये पीआरडीएस पे गया, और पीआरडीएस से यही स्टीम कहाँ जाएगा, इजेक्टर पे जाएगा, ठीक है, इजेक्टर पे जाएगा। एम आई क्लियर, इजेक्टर पे जो जा रहा है देखो, स्टीम प्रेशर 10 kg, 200 डिग्री का टेम्परेचर, 11 kg कर दो, 250 डिग्री रखो, ठीक है। तो जो डिजाइन पैरामीटर होगा उसके बेसिस पे हम चलेंगे, हमको पहले पता होना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली डिजाइन पैरामीटर क्या है, एज पर आवर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओईएम के हिसाब से। ये अलग अलग टरबाइन का अलग अलग रहेगा, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, बड़ा टरबाइन होगा कुछ डिफरेंसेस आएंगे, लेकिन पैरामीटर यही होंगे। आपको अगर कंडेंसर है और कंडेंसर में वैक्यूम क्रिएट करना ही पड़ेगा अगर स्टीम टरबाइन है, और कंडेंसर में अगर आप वैक्यूम क्रिएट करते हो तो आपको इजेक्टर सिस्टम लगाना पड़ेगा। अगर इजेक्टर लगाते हो तो उसमें हॉगर होगा, उसमें सर्विस इजेक्टर होगा ही होगा। सर्विस इजेक्टर है तो फिर उसको लाइन पे लेने का जो तरीका मैंने सिखाया है वैसे ही लेना पड़ेगा। स्टीम का प्रेशर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो आप जो ओईएम है उसका मैनुअल खोल के देख लो कि शुरुआत में क्या रखा गया था या फिर कैसे रखता है, अब आइडिया बिल्डअप हो गया हमारा। एम आई क्लियर। नेक्स्ट देखो, मेन ऑयल प्रेशर कितना है, 8.74 दिखा रहा है, मतलब 8 kg के करीब में मेन ऑयल प्रेशर है। मेन स्टीम इनलेट प्रेशर 66 kg दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा हायर साइड पे है। एग्जैक्टली जिस टाइम पे मैंने ये बैकअप लिया था, ये बैकअप लिया गया था उस टाइम पे मेरा 50% लोड कट हो गया था। जब 50% लोड कट हो गया उस टाइम का पैरामीटर आपके सामने है। कैसे पता चला मेरे को ये बात, यहाँ पे देखो लोड देखो कितना दिखा रहा है, 6.48, और ये पैरामीटर मैंने कौन से प्लांट का लिया था, 15 मेगावाट का प्लांट का पैरामीटर मैंने लिया था। तो 15 मेगावाट का प्लांट था और यहाँ पे 6.48 आ गया, मतलब ये अचानक से क्या हो गया, 50% लोड कट गया, और उसी टाइम का बैकअप मैंने सेव कर लिया था एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया है, 66% दिखा, 66 kg दिखा रहा है, जबकि मेरे को 64, 63, 64 kg रखना था। एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर देखो 45 डिग्री है, हमने पढ़ा था। एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर, एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर याद है, कंडेंसर के पीछे वाला पार्ट, कंडेंसर वाला पार्ट, टरबाइन के पीछे वाला सेक्शन, -0.9 kg का वैक्यूम और 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहना चाहिए, तो है अभी। एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट प्रेशर देखो कहाँ है, एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर नहीं, एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर देखते हैं कितना है प्रेशर। एग्जॉस्ट प्रेशर, एग्जॉस्ट प्रेशर कहाँ है भाई, कुछ चेंजेस किया होगा शायद से, नहीं ये रहा कंडेंसर वैक्यूम, क्या नाम से लिखा है, कंडेंसर वैक्यूम, एग्जॉस्ट प्रेशर नहीं लिखा है, लेकिन
क्या लिख दिया है यहाँ पे, कंडेंसर वैक्यूम। -0.91, बहुत अच्छा वैक्यूम मेंटेन हुआ है। ठीक है, सो 0.91 पे एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर कितना है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर। मेन स्टीम टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 480 डिग्री दिखा रहा है। तो ये हाफ लोड पे है, लेकिन आपका मेन स्टीम प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम रहना चाहिए, 485 ±5 डिग्री या फिर 490 ±5 डिग्री। क्लियर। डिएरेटर टेम्परेचर पढ़ा था हमने 120 डिग्री। फास्ट एक्सट्रैक्शन प्रेशर 3 kg। तो फास्ट एक्सट्रैक्शन है, फास्ट एक्सट्रैक्शन क्या था, कौन सा लाइन था, फास्ट एक्सट्रैक्शन किसको बोलते हैं, ब्लीड लाइन। कि टरबाइन के बीच में से पहला जो स्टेज है, पहला स्टेज नहीं, एग्जैक्टली थर्ड या फोर्थ स्टेज के बीच में से हम निकाल रहे हैं, जहां पे मुझको ये 3 kg का प्रेशर मिल रहा है। तो इनलेट पे कितना आ रहा है, 66 kg, और फास्ट एक्सट्रैक्शन पे आपका ड्रॉप हो गया है 3 kg पे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ए व्हील प्रेशर या फिर केसिंग प्रेशर, ये देखो केसिंग प्रेशर, केसिंग प्रेशर या फिर ए व्हील प्रेशर। ए व्हील प्रेशर कितना आ गया, 30 kg। समझ में आ रहा है, इनलेट पे आया 66, और फास्ट फर्स्ट व्हील जो है, पहला व्हील केसिंग ए व्हील, वो कितना आ गया, 30 kg। 50% ड्रॉप हो गया पहला ही फर्स्ट व्हील। समझ में आ रहा है कुछ कुछ। कंडेंसेट फ्लो 42 टन्स पर आवर, ये फ्लो है। क्लियर। उससे जाते हैं, क्या है फास्ट एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर, फास्ट एक्सट्रैक्शन प्रेशर कितना देखा हमने, 3 kg, 3.2 के करीब में, और एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 278 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 278 डिग्री का सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसको हम कहाँ पे डालेंगे, पीआरडीएस में डालेंगे, दूसरा पीआरडीएस पे, और वहां पे इसको प्रेशर और टेम्परेचर कम करके हम डिएरेटर पे लेके जाएंगे। ठीक। फिर दिखा रहा है आपको सीपी डिस्चार्ज टेम्परेचर। तो सीपी का डिस्चार्ज टेम्परेचर 36 डिग्री है, कम है। ऑयल कूलर आउटलेट टेम्परेचर 39 डिग्री है। मेन ऑयल टैंक टेम्परेचर 57 डिग्री है। ग्लैंड सीलिंग प्रेशर, ग्लैंड स्टीम प्रेशर 0.03 है, तो थोड़ा सा ज्यादा ही दिख रहा है वैक्यूम बनाने के चक्कर में। 0.01, 0.02, चलो ठीक है 0.03, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है। कहाँ, कौन सा, कहाँ है ग्लैंड स्टीम टेम्परेचर, ये वाला एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर, ये तो फास्ट एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर है, ग्लैंड स्टीम कहाँ है, हाँ ब्लिस स्टीम का टेम्परेचर है ये, ब्लिस स्टीम का। हाँ ठीक है, थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, देखना पड़ेगा, हो सकता है लोड हाफ हो गया। ये तुम्हारा जो हमने HMBD लिखा हुआ है, वो 15 मेगावाट पे है, 100% लोड पे है। वो 50% लोड का HMBD नहीं है ना, तो एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, लगभग मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो लोड कम है, लोड 50% हो गया है, तो उस बेसिस पे थोड़ा पैरामीटर इधर उधर होगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो जो अपना मेन पर्पस है कि हमको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक एक पोजीशन का क्या खेला होता है, अगर उतना समझ जाते हो तो बहुत है। ये सारे एनालिसिस ना शिफ्टिंग चार्ज लेवल पे होती है।
यू पीपल ऑल आर फ्रेशर्स। और अगर आप सारे पैरामीटर्स आपको दिमाग पे सेट होता है, लाइन बाय लाइन अगर आपको पता है कि यहाँ पे इतना होना है, यहाँ पे इतना होना है, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, आई एम टेलिंग, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन ये समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस प्लांट पे जाके काम करो, जो टरबाइन मिले वो 15 मेगावाट का ही हो सकता है 50 का है, हो सकता है 100 मेगावाट का है, हो सकता है 500 मेगावाट का है। उसका पैरामीटर अलग होगा, पैरामीटर का रेंज अलग होगा, पैरामीटर तो यही रहेंगे, वो बदलने वाले नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखो आगे चलते हैं। टरबाइन का आरपीएम देखो, टरबाइन आरपीएम कितना है? 7027। तो ये टरबाइन है 7000 आरपीएम का, और ऑल्टरनेटर कितने पे घूम रहा होगा? 1500 आरपीएम पे। तो 7027 का गियर बॉक्स चाहिए मेरे को यहाँ पे। एम आई क्लियर? ये बीच में कुछ पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या है? मेगावाट। मेगावाट मतलब पावर। सो अभी कितना जनरेशन हो रहा है वो दिख रहा है, 6.48 मेगावाट जनरेट हो रहा है। उसके लिए स्टीम फ्लो कितना हो रहा है? टन्स पर आवर, 48 टन पर आवर। स्टीम प्रेशर कितना है? 69। ये देखो रेड हो गया है, 69 kg, क्योंकि ये अभी लोड कम हुआ ना, तो प्रेशर बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? 69.56 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर है। और 503, ये देखो टेम्परेचर 500 अबव चला गया है। अभी इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी बातें टरबाइन पे देखना पड़ता है। समझ में आया? और जो टरबाइन ऑपरेटर होता है वो कंट्रोल रूम में बैठ के यही सारी चीजें देख रहा होता है। उसके दिमाग पे वो चीज पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि मेरा पैरामीटर इतना रेंज के अंदर रहना चाहिए। जहां पे गड़बड़ हुआ वो तुरंत उसको एक्शन लेना है। अब उसमें उतना नॉलेज होना चाहिए कि भाई मेरे को एक्शन क्या ले। क्योंकि टरबाइन का काम कुछ होता नहीं है, टरबाइन ऑपरेटर जो डीसीएस ऑपरेटर होता है उसका बहुत ज्यादा रोल है ही नहीं। वो बैठ के पूरा 8 घंटा ना वो ऐसे ही बैठा रहेगा, वो सिर्फ देखता रहेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक चल रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ करने का है नहीं। तो उसके पास बहुत टाइम होता है इस 8 घंटे में। हर एक घंटे में वो पूरा का पूरा लॉगबुक भरेगा। एक लॉगबुक रखेंगे कि ये सारे पैरामीटर को नोट डाउन करो, और आवरली नोट डाउन करना पड़ता है हर एक घंटे पे, एवरी आवर। सेम टाइम पे पकड़ लो, 7 बजे लिया, 8 बजे लिया, 9 बजे लिया, कि रीडिंग, सारे रीडिंग की हॉट वेल लेवल कितना है, लूब ऑयल हेडर प्रेशर कितना है, लूब ऑयल हेडर टेम्परेचर कितना है, वो सारा बड़ा सा लॉगबुक। वो जो चित्रगुप्त का वही होता है ना, वो चित्रगुप्त का वही रहता है इतना बड़ा। उसमें उसको सारा चीज लिखना पड़ता है, सारा नोट डाउन कर करके लिखना है एवरी आवर। वही काम है। टरबाइन का जो फील्ड ऑपरेटर है वो भी घूमेगा, और फील्ड का जितना सारा पैरामीटर है वो नोट डाउन करेगा, हर घंटे आके देगा। इसके साथ और क्या देखना पड़ता है टरबाइन में? टर्बोवाइजरी सिस्टम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टर्बोवाइजरी सिस्टम। ये टर्बोवाइजरी सिस्टम क्या है? जिसमें हम लोग टरबाइन का वाइब्रेशन मॉनिटरिंग करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग करते हैं। इसे कहते हैं टर्बोवाइजरी सिस्टम। अब टरबाइन घूम रहा है, इसका वाइब्रेशंस देखो, टेम्परेचर देखो, है ना? यहाँ पे देखो टरबाइन का, टरबाइन फ्रंट। सो टरबाइन फ्रंट पे यहाँ पे हमने कुछ सेंसर्स लगाया हुआ है। किस टाइप का सेंसर है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस पे, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। ठीक है? उसका वाइब्रेशन देखेंगे, उसमें वाइब्रेशन का मतलब क्या है? उधर का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, एक्स डायरेक्शन पे कितना जा रहा है, वाई डायरेक्शन पे कितना जा रहा है, इसी का मतलब वाइब्रेशन है। ये कितना रहता है? माइक्रोन्स पे रहता है। बहुत अच्छा है, 15 माइक्रोन, 16 माइक्रोन, उतना वाइब्रेशन हो रहा है, अंडर कंट्रोल। बियरिंग का टेम्परेचर देखेंगे,
टेम्परेचर 100 डिग्री से नीचे होना चाहिए। जहां पे 90 से ऊपर गया मतलब 90 तक ठीक है, लेकिन 90 से ऊपर गया मतलब कुछ गड़बड़ है। हो सकता है आपका लूब ऑयल में प्रॉब्लम आ रहा है, और लूब ऑयल के प्रॉब्लम के चलते ही आपका बियरिंग खराब होगा, टरबाइन का बियरिंग खराब होगा। देखना बहुत बार फेसबुक पे भी मिलेगा आपको, पावर प्लांट ग्रुप में हो तो, कि किसी का बियरिंग में कुछ स्क्रेचेस दिख रहा है, बियरिंग टरबाइन का बियरिंग बहुत बार देखने को मिल रहा है, बियरिंग खोलना पड़ा, मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वहां पे स्क्रैच आ गया है, कुछ इम्प्योरिटी के चलते हो रहा है, पार्टिकल्स आ गए थे। तो ये सारी बातें होती है, बियरिंग का टेम्परेचर मेंटेन करना है। टरबाइन का रेयर का देखो, रेयर में भी हमको एक्स एक्सिस वाइब्रेशन, वाई एक्सिस वाइब्रेशन देखने हैं, टरबाइन का टेम्परेचर देखना है, बियरिंग का टेम्परेचर देखना है, रेयर बियरिंग का। ठीक है। थ्रस्ट पैड, टरबाइन का थ्रस्ट पैड एक्सियल डिस्प्लेसमेंट की तरफ होता है। तो थ्रस्ट पैड का एक्टिव एंड इनएक्टिव साइड, जहां पे लग रहा है एक्टिव साइड इज ये वाला साइड, इनएक्टिव साइड ये रहा मेरा टरबाइन का शाफ्ट, ये आके ऐसे मार रहा है जहां पे लगा हुआ, ये एक्टिव साइड, ये इनएक्टिव साइड। तो एक्टिव साइड का टेम्परेचर, इनएक्टिव साइड का टेम्परेचर। समझ गए, थ्रस्ट पैड का टेम्परेचर देखेंगे। एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, अब वाइब्रेशन हो गए एक्स वाई डायरेक्शन पे था, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस तरफ है एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे भी तो भाग सकता है, कितना है, 0.04 mm, 0.03 mm। समझ रहे हो, इतना भी नहीं, इतना 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 माइक्रोन्स, उतना डिस्प्लेसमेंट पे। चलो ठीक है, चल रहा है। यहाँ पे देखो फ्रंट पिनियन, फ्रंट पिनियन क्या है, जो गियर बॉक्स है उसमें दो व्हील होंगे, एक बड़ा वाला और उसके साथ एक छोटा वाला, है ना। छोटा वाला यहाँ पे लगेगा, हाई स्पीड। तो ये जब 10 चक्कर मारेगा तो ये मेरा बड़ा वाला क्या है, एक चक्कर घूमेगा, तभी तो रिड्यूस होगा 10:1। तो यहाँ पे हमको चाहिए 7000:1500, इतना रेशियो में चाहिए गियर बॉक्स। तो छोटे वाले को क्या बोलते हैं, पिनियन। जो घुमा रहा है उसको बोल रहे हैं पिनियन, और जो घूम रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, व्हील। ठीक है। तो टरबाइन का व्हील एंड पिनियन। पिनियन का भी देख रहे हैं, पिनियन फ्रंट एंड पिनियन रेयर। सो पिनियन का फ्रंट वाइब्रेशन, पिनियन का रेयर वाइब्रेशन, बियरिंग टेम्परेचर। समझ में आ रहा है। इधर व्हील साइड में भी एक्सियल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, ऑल्टरनेटर फ्रंट बियरिंग टेम्परेचर, ऑल्टरनेटर वाइंडिंग टेम्परेचर। 3 फेज है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। ऑल्टरनेटर का कूलर इनलेट एंड कूलर आउटलेट टेम्परेचर, जो वाटर आ रहा है मेरा, कूलिंग वाटर कौन से पंप से आता है, एसीडब्ल्यू पंप से आ रहा है। ऑल्टरनेटर कोर का टेम्परेचर, ये हो गया वाइंडिंग टेम्परेचर, यहाँ पे हमने कोर टेम्परेचर रखा, कोर पे ही वाइंडिंग लगेगी। समझ में आ रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, टर्बोवाइजरी सिस्टम। थ्रस्ट पैड, थ्रस्ट पैड, चलो ये बियरिंग सिस्टम बताएंगे टरबाइन का, उस वक्त समझाएंगे कि थ्रस्ट पैड क्या होता है, और उसमें जो जर्नल बियरिंग लगते हैं, उसके बाद थ्रस्ट पैड लगता है, वो सारी बातें हम बाद में करते हैं। ठीक है, अलग से आएगा, मैकेनिकल का चीज है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। एनीवेज, यहां तक समझ में आया। अब
एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हमारा काम क्या है, ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इतने सारे जो पैरामीटर दिख रहा है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट किसको कनेक्ट करने हैं, अपने को कनेक्ट करने हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन करने हैं, इसको लगाएंगे कैसे, इसको खोलेंगे कैसे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, डीसीएस पे कहाँ क्या करेंगे, स्काडा में क्या करेंगे। छोटा मोटा काम है क्या, बहुत बड़ा काम है। स्काडा के पेज को डिजाइन करो, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट खराब हो गया है, पकड़ लो ये वाला वाइब्रेशन सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो इसको रिप्लेस करना है अपने को। और टरबाइन के वाइब्रेशन पे टरबाइन का ट्रिपिंग है, तो रिप्लेस करना है, कुछ भी करना है, उससे पहले मेरे को ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे इस टरबाइन का क्या क्या पैरामीटर क्रिटिकल पैरामीटर है, क्या क्या नॉर्मल पैरामीटर है, क्या क्या क्रिटिकल पैरामीटर है। क्रिटिकल पैरामीटर कौन सा, जिससे टरबाइन का ट्रिपिंग दिया हुआ है। नॉन क्रिटिकल कौन सा है, जिससे ट्रिपिंग नहीं है। तो क्रिटिकल पैरामीटर को अगर कुछ हुआ, टरबाइन ट्रिप कर जाएगा, तो बचाना है भाई इसको, है ना। तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा टरबाइन का खेला। यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका टरबाइन, टीजी फ्रंट बियरिंग टेम्परेचर, टीजी रियर बियरिंग टेम्परेचर, गियर बॉक्स व्हील रियर बियरिंग, गियर बॉक्स व्हील फ्रंट बियरिंग, हाँ, पिनियन फ्रंट बियरिंग टेम्परेचर, पिनियन रियर बियरिंग टेम्परेचर, ये सारे टेम्परेचर यहाँ से देख सकते हैं। ये मजा है स्काडा में, सारा पैरामीटर एक ही पेज पे एक ही जगह पे मैं देख पा रहा हूँ। कुछ भी एक्शन लेना है यहाँ से ले सकते हैं, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, ऑटो में डाल के रखना है। एओपी जो है वो ऑटो ऑटो मोड पे रहता है, एओपी ईओपी ऑटो मोड पे रहता है, कि कुछ भी हो गया भाई तो तुरंत हम इस पे एक्शन ले पाएंगे। ठीक। बोलो, कुछ सवाल है तो बोलो। हम्म। सेंसर जो लगाएंगे, क्या क्या कहाँ पे लगाएंगे, या तो घर पे लगेंगे गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स में। देखना पड़ेगा, उस चीज को दिखाएंगे कि कौन कौन से पोजीशन पे कैसे लगता है, क्यों लगता है। तो आपको कहाँ पे मिलेगा, पी एंड आई डी डायग्राम पे, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, उसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। फिर हमको ये इंस्ट्रूमेंट का पूरा डिटेल्स मेंटेन करना है, और डीसीएस का जो टर्मिनल डिटेल्स मेंटेन करना है, कि टर्मिनल डिटेल्स के बगैर तो सोचो ना कितना सारा पैरामीटर है यार यहाँ पे। तो अगर आपके हाथ में टर्मिनल डिटेल्स नहीं होगा, कि किसी इंसान में क्या दम है कि सारा पैरामीटर उसको याद रह जाए, कि टर्मिनल्स याद रहे यहाँ पे। हाँ, जिस पे बार बार काम कर रहे हो, पकड़ लो आप एक प्लांट पे 2 साल 3 साल से काम कर रहे हो, तो करते करते उसी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक आइडिया हो जाता है, हाँ यहाँ पे कुछ याद हो जाता है, तब आपको ड्राइंग देखने की जरूरत नहीं है। तो ये नया प्लांट है, वहां पे आप 10-15 रोज पे ये सारे पैरामीटर्स का टर्मिनल्स याद नहीं कर सकते हो। तो आपके पास क्या क्या रहना चाहिए, एक जंक्शन बॉक्स का डिटेल्स रहना चाहिए, कि फील्ड पे कहाँ कहाँ पे जंक्शन बॉक्स है, कौन कौन से जंक्शन बॉक्स पे कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आके कनेक्ट हुआ है, वो सारा डिटेल्स रहेगा, ड्राइंग रहना है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और फिर डीसीएस का टर्मिनल डिटेल्स चाहिए, कि डीसीएस में जो कार्ड है, कौन से कार्ड पे कौन से चैनल पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन आके लगा है, एआई एओ डीआई डीओ कैसे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। और ये सारी चीजों को निकालने का भी तरीका है, वो भी सीखेंगे। पकड़ लो मेरा ये जो ऑक्सिलरी स्टीम हेडर टेम्परेचर है ना, ये काम नहीं कर रहा है। अब ऑक्सिलरी स्टीम हेडर टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है, स्टीम हेडर से आ रहा होगा, वहां पे जाके आप
लोकेट कर सकते हो कि थर्मोकपल तो यहां से शुरू हुआ है, लेकिन इसका जो कनेक्शन आया है, जो दो तार निकले हैं, वो दो तार जाके कहाँ कौन से जेबी में लगा होगा या फिर कौन से ट्रांसमीटर में लगा होगा, और वहां से कैसे मेरे डीसीएस के टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। डीसीएस पे तो हजारों टर्मिनल से, उसमें कौन से टर्मिनल पे ये वाला लगा है, कैसे पता करे भाई। चैलेंज समझ रहे हो कि कैसे मेरे को पता होगा कि 5 नंबर कार्ड का 7 नंबर चैनल पे ये कनेक्टेड है। सो उसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका टैग क्या है। क्या देखेंगे? टैग देखेंगे, ऑक्सिलरी स्टीम हेडर टेम्परेचर। ठीक है, और इसका अगर मुझको टैग देखना है ये कहाँ पे आया है, तो उसका भी प्रोसीजर है। उसका प्रोसीजर मैं बताता हूँ, देखो अभी निकाल के दिखा देता हूँ अभी। ये रहा ऑक्सिलरी 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 स्टीम हेडर टेम्परेचर। इसका टैग है TIC 901_11। जैसे ही मैंने ये देखा ना TIC 901_11, तो मेरे लिए क्लियर हो गया कि ये 11 नंबर मॉड्यूल पे लगा हुआ है। 11 नंबर मॉड्यूल पे लगा हुआ है। अब 11 नंबर मॉड्यूल में का जो कार्ड होगा उसमें मैक्सिमम 12 15 16 कनेक्शंस होंगे। उसका डिटेल्स निकालो, 11 नंबर मॉड्यूल का जो फाइल है वहां पे जाके देख लो कि हाँ भाई इतने नंबर पे लगा हुआ है, खत्म, चैनल मिल गया है, चैनल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस करेंगे। उसको ड्राइंग कैसे देखना है वो हम लेबोरेटरी में, पूरा का पूरा चार्ट लगा हुआ है, किस तरीके से फाइंड आउट। आपको चैलेंज पहले समझना है कि क्या चैलेंज आ रहा है, नहीं तो हम बताएंगे उसका कोई मतलब नहीं है। चैलेंज ये है कि 1 नंबर ये पूरा का पूरा डिजाइन कैसे करना है वो सीखना है हमको। अगर आपको नया एक स्काडा पेज पे ये सारी बातें डिजाइन करनी है, नया एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया आपको, एक ट्रांसमीटर आपको कनेक्ट करना है, एक ट्रांसमीटर, नया ट्रांसमीटर आपको कहीं पे क्या करना है, कनेक्शन देना है, तो आप कैसे दोगे। ठीक है, पकड़ लो, यहाँ पे मैंने एक ट्रांसमीटर कनेक्ट किया है। अब इस ट्रांसमीटर का कनेक्शन कैसे करेंगे ताकि यहाँ पे वो ट्रांसमीटर का वैल्यू दिखाए, वो सारी बातें अभी हमारे काम की बातें होंगी इंस्ट्रूमेंट पे। उससे पहले हमारा सारा लाइन क्लियर हो गया है ना, टरबाइन का जो प्रोसेस है वो हम समझ गए, सारे लाइंस क्लियर हो गए। बॉयलर के प्रोसेस एक बार देखते हैं। यहाँ पे बॉयलर, यहाँ से बॉयलर चलता है। अभी आपको पता है कि बॉयलर को चलाने के लिए हमको 3 फैन की जरूरत होती है। क्या क्या फैन था? ये रहा ID1 ID2, PA1 PA2, FD1 FD2। ये 3 फैन है, इंडस्ट्रियल फैन है मेरे। 2 फीट पंप है, फीट पंप 1 फीट पंप 2। इससे ड्राम लेवल कंट्रोल होगा। फीट पंप 1 फीट पंप 2 को चलाएंगे। और बीच में मेरा FCB रहता है, ये रहा मेरा FCB, फीड कंट्रोल वाल्व, जिससे मैं ड्राम लेवल को कंट्रोल करूंगा। ड्राम लेवल कंट्रोल करने के लिए या तो मैं 3 एलिमेंट या फिर सिंगल एलिमेंट कंट्रोल करेंगे। सिंगल एलिमेंट मैनुअल कंट्रोल होता है, ऑटो में सिंगल एलिमेंट को बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। तो सिंगल एलिमेंट मतलब ड्राम लेवल को देख रहे हैं और ड्राम लेवल के बेसिस पे ही मेंटेन करते रहे। स्टेडी स्टेट में बहुत आसानी से हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लोड फ्लक्चुएशन है, वेरिएशन है, तो वहां पे सिंगल एलिमेंट ऑटो में काम नहीं करेगा। उसके लिए मुझको 3 एलिमेंट लगाने पड़ेंगे। 3 एलिमेंट मतलब मैं ड्राम लेवल को भी देखूंगा, वाटर इनलेट को देखूंगा और स्टीम आउटलेट को देखूंगा, साथ में स्टीम का प्रेशर टेम्परेचर का भी कॉम्पेंसेशन करूंगा, तब जाके एक स्टेडी ड्राम लेवल मिलेगा। ठीक है, उसके लिए हम, आप लोगों को पता है कि PID कंट्रोलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने ये प्राइमरी PID कंट्रोलर या सेकेंडरी PID कंट्रोलर है ना, ये हमने लगा के रखा है। PB बैंड, I टाइम, D टाइम पढ़े थे। तो ये यहाँ पे PB टाइम, PB मतलब ये तो कांस्टेंट होता है, I टाइम और D टाइम होता है।
तो इसको कैसे सेट करते हैं, कैसे देना है कि पीबी वैल्यू कितना रखेंगे, आई का वैल्यू कितना रखेंगे, डी का वैल्यू कितना रखेंगे, किस ढंग से करने से जाके ये स्टेडी होगा, रेस्पॉन्स ठीक रहे मेरा एफसीबी का। यहां से हम कंट्रोल करेंगे एफसीबी को। मैन्युअली करना है तो फिर मैनुअल आउटपुट दे दो, MNOP, मैनुअल आउटपुट। और जब ये मैनुअल पे कंट्रोल हो रहा है फिर इसको ऑटो मोड पे डाल दो, इसको ऑटो मोड पे डाल दो। अब ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करता रहेगा। ठीक है, ये सारी बातें अभी हम स्काडा लेके बैठेंगे और इस चीज को एक एक पैरामीटर का एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर किया गया है, किस तरीके से हमने फील्ड में कनेक्ट किया है, उस पे आएंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट वीक से ये वाला पार्ट शुरू कर देंगे। लाइन क्लियर रहना चाहिए बॉयलर का। बॉयलर के पैरामीटर्स को भी एक बार देख लेते हैं, है ना। पहला पैरामीटर देखो क्या दिया हुआ है, फर्नेस टेम्परेचर कितना है, 884। ठीक है, मिल रहा है, हमने जो सीखा था 850 से 900 के बीच पे 884 का टेम्परेचर है फर्नेस का। फिर क्या है, सुपर हीटर, फ्लू गैस, FG मतलब फ्लू गैस, SUP मतलब सुपर हीटर, आउटलेट टेम्परेचर। तो सुपर हीटर का आउटलेट का टेम्परेचर याद है फर्नेस, अगर आपको आपके दिमाग पे है तो ये रहा, यहाँ पे है मेरा सुपर हीटर। और सुपर हीटर के आउटलेट का टेम्परेचर मतलब इकोनोमाइजर का इनलेट का टेम्परेचर। समझ में आ रहा है, सुपर हीटर इनलेट का टेम्परेचर, आउटलेट का टेम्परेचर मतलब सुपर हीटर के बाद जो हीट सुपर हीटर में है वहां से पानी ऑलरेडी हीट ले चुका है, सेंसिबल हीट, और फिर वो सुपर हीटेड स्टीम बन चुका है। और उसके बाद जो फ्लू गैस पे टेम्परेचर आया है वो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। फ्लू गैस, सुपर हीटर, आउटलेट टेम्परेचर मतलब इकोनोमाइजर का इनलेट टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका थर्मोकपल यहाँ पे लगा हुआ है। कितना है टेम्परेचर, 464 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्नेस में 884 डिग्री और सुपर हीटर के आउटलेट पे मिल रहा है 464 डिग्री। तो ये जो टेम्परेचर यहाँ पे रिड्यूस हुआ वो टेम्परेचर गया कहाँ पे, पानी में, स्टीम में। समझ में आ रहा है, तो इतना टेम्परेचर चला गया सुपर हीटर के स्टीम में। फिर क्या है, फ्लू गैस टेम्परेचर, एयर हीटर इन। एयर हीटर का इन मतलब इकोनोमाइजर का आउटलेट। हाँ, एयर हीटर मतलब एयर प्री हीटर। सो एयर प्री हीटर का इनलेट टेम्परेचर मतलब इकोनोमाइजर का आउटलेट टेम्परेचर। यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझको इकोनोमाइजर के आउटलेट पे, सॉरी एयर हीटर इनलेट मतलब 238 डिग्री। तो 464 डिग्री मेरा इकोनोमाइजर के इनलेट पे और इकोनोमाइजर के आउटलेट पे 238 डिग्री। तो इतना टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है फ्लू गैस पे, उतना हमने काम में लगा लिया, हीट गेन किया। फिर एयर हीटर का आउटलेट टेम्परेचर कितना है, 147 डिग्री। एयर हीटर का आउटलेट मतलब ESP का इनलेट टेम्परेचर। और ESP में हमने बोला है कि 130 के नीचे, 135 के नीचे नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर फ्लू गैस का। 135 के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए आपको पता है अभी, एनालिसिस कैसे करते हैं समझ में आ रहा है। सो एयर हीटर का आउटलेट टेम्परेचर जो होगा वही इकोनॉमिक ESP का इनलेट टेम्परेचर होगा। तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अब ये 147 डिग्री जा रहा है, हो सकता है हम और थोड़ा सा इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर देखो क्या है, FW मतलब क्या है, क्या हो सकता है, फीड वाटर, फीड वाटर टेम्परेचर एट इकोनोमाइजर इनलेट। इकोनोमाइजर इनलेट पे कितना दिखा रहा है मेरे, 118 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री रहना चाहिए, 118 120। यार हीटर फीड वाटर टेम्परेचर इकोनोमाइजर आउटलेट कितना है, 232 डिग्री।
तो 232 डिग्री माइनस 118, लगभग 100 डिग्री का गेन है मेरा। 232 माइनस 118, 114 डिग्री। तो 120 डिग्री इकोनोमाइजर पे हीट गेन कर रहे हैं, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, फ्लू गैस का टेम्परेचर कम हो गया, फ्लू गैस का टेम्परेचर यहाँ पे कम हुआ और पानी का टेम्परेचर यहाँ पे देखो बढ़ गया। फिर क्या है, डीएम स्टोरेज टैंक लेवल 94% दिखा रहा है, ठीक है। फ्लू गैस प्रेशर एट सुपर हीटर आउटलेट, तो फ्लू गैस का प्रेशर सुपर हीटर आउटलेट पे कितना है, -0.5। सुपर हीटर आउटलेट पे, फर्नेस पे कितना रहना चाहिए, +-5। फर्नेस पे कितना रहना चाहिए, +-5। यहाँ पे देखो -4 फर्नेस प्रेशर दिख रहा है। -4 mmWC है, तो फर्नेस पे -4 mmWC है, सुपर हीटर पे बढ़ेगा कि कमेगा, कम होगा। फर्नेस पे -4 है, सुपर हीटर पे बढ़ेगा कि कमेगा, कम होगा प्रेशर। तो माइनस पॉइंट, ये तो गलत दिखा रहा है, बढ़ना चाहिए ना, नेगेटिव बढ़ना चाहिए। तो ये गलत शो कर रहा है, देखो -0.5 नहीं हो सकता है, -4 अगर फर्नेस पे है तो यहाँ पे -7, 8, 9, 10 कुछ होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए नेगेटिव में सुपर हीटर पे। उसके बाद देखो फ्लू गैस प्रेशर, फ्लू गैस प्रेशर एट एयर हीटर इनलेट, एयर हीटर इनलेट पे कितना है, -43 डिग्री, -43 डिग्री का इनलेट टेम्परेचर है। फ्लू गैस प्रेशर, सॉरी प्रेशर है ना, -43 mmWC। फिर फ्लू गैस प्रेशर एट एयर हीटर आउटलेट -66। तो जैसे जैसे हम आईडी की तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर बढ़ेगा, वैक्यूम बढ़ रहा है मेरा, आईडी फैन खींच रहा है। नेक्स्ट फीड लाइन प्रेशर कितना है, 99, 99 kg। हॉट वेल लेवल 50, यहाँ पे हॉट वेल लेवल नहीं होना चाहिए था, तो ठीक है, ठीक है। जनरेटर लोड 6, कंडेंसर वैक्यूम -0.9, जनरेटर का आर फेज का एम्पियर 700 एम्पियर, वाई फेज 700, बी फेज 699, ठीक है। आर वाई बी फेज का करंट यहाँ पे दिख रहा है हमको। एवरेज ड्रम लेवल 49, ड्रम लेवल लेफ्ट हैंड साइड 51, ड्रम लेवल राइट हैंड साइड 48, है ना। स्टीम ड्रम प्रेशर, स्टीम ड्रम प्रेशर, ड्रम का प्रेशर कितना है, 71 kg। मेन स्टीम प्रेशर 69, मेन स्टीम टेम्परेचर 503, मेन स्टीम फ्लो 48 tons per hour, and feed water flow 51 ton, deaerator level 68, deaerator pressure 0.8, furnace pressure -4। O2 एनालाइजर ऑक्सीजन कितना है, 6 दिखा रहा है, ऑक्सीजन कितना मेंटेन करना चाहिए, बेस्ट O2 लेवल कितना होना चाहिए, 4। और ये O2 लेवल कहां से मेजर करते हैं, O2 O2 मेजर करने का कारण क्या है, ऑक्सीजन फर्नेस पे जो हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, O2 लेवल देख रहे हैं, उससे क्या पता चलता है, कॉम्बशन का पता चलता है। तो O2 अगर मैं ऑप्टिमाइज ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए फर्नेस पे, 4%। 4% अगर मैं ऑक्सीजन मेंटेन करता हूं, दैट मींस 20% एक्सेस एयर। नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन कितना रहता है, 21%, 20%, 1/5। तो अगर मैं 4% अगर मैं ऑक्सीजन मेंटेन करता हूं, 4% ऑक्सीजन,
इसका मतलब 20% एयर होगा कि नहीं होगा, एक्सेस एयर, 5 गुना होगा ना हवा। तो फर्नेस पे एक्सेस एयर हम लोग 20% मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब है। और ये ऑक्सीजन मेजर कहाँ पे करेंगे, ये मेजर करेंगे हम लोग इकोनोमाइजर आउटलेट और एपीएच के इनलेट के बीच पे। जो कनेक्शन होगा, डक्ट होगा इकोनोमाइजर का आउटलेट से एपीएच को जो कनेक्ट कर रहा है, वहां पे हम लोग एक ऑक्सीजन एनालाइजर लगाएंगे, O2 एनालाइजर। O2 एनालाइजर के लिए जो सेंसर यूज होता है, कौन सा मटेरियल का होता है, जिरकोनिया, जिरकोनिया सेंसर। ठीक है, उससे हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन देखने से क्या पता चलता है कि फर्नेस के अंदर मेरा एक्सेस एयर कितना है। अगर एक्सेस एयर ज्यादा हो गया तो कूल डाउन करेगा, एफिशिएंसी घटेगी। एक्सेस एयर कम हो गया तो फ्लू गैस पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन दिखेगा, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना चाहिए 4% पे। थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है कंटिन्यूअसली। फिर हम देख रहे हैं एफडी एयर फ्लो कितना है। एफडी का फ्लो देख रहे हैं 212 दिखा रहा है। एफडी हेडर प्रेशर देख रहे हैं 654 एंड एफडी फैन आउटलेट प्रेशर 811। एफपीए हेडर प्रेशर 1182 83 1200 mmWC के करीब में। एयर हीटर टेम्परेचर 144। तो ये सारे पैरामीटर्स है, ये एक दिन में आपको ना तो याद होंगे और ना ही याद रखना है अभी, ठीक है। बट पैरामीटर का आइडिया होना बहुत जरूरी है। यही चीज है, यही एक चीज है पैरामीटर्स, जो एक फ्रेश इंजीनियर को, एक एक्सपीरियंस इंजीनियर को एक फ्रेश इंजीनियर से अलग करता है। जब हम लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को 3 साल से 5 साल तक का एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर चाहिए, डीसीएस ऑपरेटर चाहिए, इसका मतलब इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि उसको ये सारे पैरामीटर जो है वो उसको बहुत बढ़िया से पता होंगे। उसको लाइन पता होगा, उसको ऑपरेशन कैसे करना है पता होगा, कब क्या एक्शन लेगा वो पता होगा, कैसे खोलना है कैसे बंद करना है, डीसीएस से कैसे एक्शन लेना है, कुछ हो गया तो एनालिसिस कैसे करना है, इसका हिस्ट्री कैसे देखना है। यहाँ पे पकड़ लो, मैं अगर एनालिसिस करने बैठता हूँ कि कुछ हो गया, भाई चलो ठीक है पैरामीटर्स का एनालिसिस करके देखते हैं, तो मेरे को पता होना चाहिए कि किस ढंग से मैं यहाँ पे इसको एनालिसिस कर सकता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो कि जितना टाइम के लिए चाहिए, फिर आप यहाँ से पैरामीटर देख सकते हो कि कितना बजे टेम्परेचर एट इकोनोमाइजर इनलेट 118 है और कितना बजे है वो टाइम यहाँ पे दिख रहा है आपको। इतना तारीख को 13-18 आवर्स पे इतना टेम्परेचर था, उसके बाद 5 मिनट बाद इतना हो गया। अब मैं एनालिसिस कर सकता हूँ इसको लेकर। यहाँ पे अगर चाहिए मैं चलो ठीक है इकोनोमाइजर इनलेट ले लिया, मेन स्ट्रीम टेम्परेचर लेते हैं, तो मेन स्ट्रीम टेम्परेचर लेना है तो यहाँ पे टेक लिस्ट पे जाओ। सॉरी, अब मुझको ये पता होना पड़ेगा कि मेन स्ट्रीम टेम्परेचर जो होगा उसका उसका टैग क्या है, TIC201। ओके, अप्लाई। ये अगर मेन स्ट्रीम इनलेट लाइन टेम्परेचर, ठीक है, तो वो कौन सा टेम्परेचर है, कैसे देख रहे हैं, ये सारा पैरामीटर्स हम लोग यहीं से बैठ के एनालिसिस करके मैं बता सकता हूँ कि प्लांट कैसे चल रहा है। कुछ फॉल्ट हुआ, टरबाइन ट्रिप कर गया, ट्रिप कर गया तो ट्रिप कर गया, जब नॉर्मलाइज हो गया तो बैठ के क्या देखना है कि क्यों ट्रिप किया, क्या ऑकरेंस हुआ होगा उस टाइम पे, उस टाइम पे मेरा प्रेशर कितना था, उस टाइम पे मेरा टेम्परेचर कितना था, उस टाइम पे लूब ऑयल प्रेशर क्या था, उस टाइम पे कौन कौन सा इक्विपमेंट चल रहे थे, किस वजह से ट्रिप कर गया। तो ये एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और ये एनालिसिस करता है कौन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर करता है, या फिर जो ऑपरेटर बैठा है अगर उसको ये सारी बातें आती है तो वो कर सकता है प्रोसेस रिलेटेड। उसके लिए उसको जानकार होना पड़ेगा, उसको स्काडा का समझ होना पड़ेगा कि किस टाइप से मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा, और किस टाइप से ये हिस्ट्री, इसको कहते हैं हिस्ट्री व्यू, ये सारा हिस्ट्री है ना। मैं अगर चाहूं तो 1 साल पुराना
डेटा में ले सकता हूँ कि 1 साल पहले कितना था। अब ये तो रनिंग में नहीं है तो डेटा है नहीं इसमें। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से जाके मैं टाइम चेंज कर सकता हूँ। ये देखो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 मिनट्स दिया हुआ है। मैं 2 दिन का देख सकता हूँ टोटल पीरियड। मैं हिस्ट्री मोड ऑन कर दूं तो एनेबल करके मैं यहाँ से डेट चेंज कर सकता हूँ। 2023 के जगह पे मैं 2022 का डेटा ले लूं, पूरा साल का डेटा ले लूं, किस तरीके से चला होगा वो पैरामीटर। पकड़ लो ड्राम लेवल है, पूरा थ्रू आउट द ईयर कैसे फ्लक्चुएशन रहा है मैं देखूं। लोड है, लोड कैसे, लोड पूरा थ्रू आउट द ईयर किस ढंग से चला है, कहाँ पे ड्रॉप हुआ, कहाँ पे बढ़ा, सारे एनालिसिस हम यहीं पे बैठ के कर सकते हैं, अप्लाई कर। अभी यहाँ पे है नहीं, कुड नॉट ओपन आएगा, है ना। तो ये है मेरे स्काडा के फीचर्स। तो एक प्लांट को चलाना मतलब ये सारे चीजों के ऊपर नॉलेज होना जरूरी है। फिर यहाँ पे ऊपर देखो बॉयलर में ये रहा एवरेज टेम्परेचर दिखा रहा है। यहाँ पे देखो T1 301A 301B, ये कौन सा टेम्परेचर है, ये टॉप टेम्परेचर एंड बॉटम टेम्परेचर है कंपार्टमेंट 1 का, टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर। PT 304 ये क्या दिखा रहा होगा, एयर बॉक्स प्रेशर दिखा रहा है। ये कंपार्टमेंट 2 का टॉप बॉटम टेम्परेचर एंड एयर बॉक्स प्रेशर। कंपार्टमेंट 3 का टॉप बॉटम टेम्परेचर एंड एयर बॉक्स प्रेशर। कंपार्टमेंट 4 का टॉप बॉटम टेम्परेचर एंड एयर बॉक्स प्रेशर। समझ में आ रहा है। ये है आपका पूरा का पूरा बॉयलर, कैसे कोल बंकर से कोयला आ रहा है। पीए फैन का ये रहा आपका पीए कंपार्टमेंट डंपर्स, पीए हेडर के साथ कनेक्टेड है, इसको खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं ना। ये रहा मेरा एफडी कंपार्टमेंट डंपर्स, एफडी हेडर से कनेक्टेड है। अभी खोलना है मेरे को, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं पकड़ लो ये वाला कोल फीडर को ऑन करना है, कोल फीडर को ऑन करना है, तो ऑन करने से पहले मुझको क्या करना पड़ेगा, एफडी कंपार्टमेंट डंपर ओपन है कि नहीं है वो खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये इंटरलॉक दिया हुआ है एफडी कंपार्टमेंट डंपर का। सो एफडी कंपार्टमेंट डंपर कहाँ से खोलेंगे भाई, ये रहा मेरा FDC1 FDC2 FDC3 FDC4। इन सब का कनेक्शन हमने देखे रखा है, यहाँ से ओपन क्लोज हो सकता है। तो मैं जब इस इधर क्लिक कर रहा हूं तो फिर ये ओपन हो जा रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो ये क्लोज हो जा रहा है। तो हमने कैसे कनेक्शन किया होगा और क्या चीज का कनेक्शन किया होगा, ये इंस्ट्रूमेंटेशन का काम है। और जब जैसे ये खुलेगा, इसके नीचे एक ब्लीड ऑफ बल्ब है, जैसे आप बंद करोगे ब्लीड ऑफ बल्ब खुलेगा। हाँ जैसे ये ओपन हो जाएगा तो ब्लीड ऑफ बल्ब बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। तो बहुत सारे लॉजिक्स लगाएंगे। ये एफडीसी ओपन करने से पहले आप एफडीसी को यहाँ से ओपन करो, ओपन नहीं होगा जब तक मेरा पीएससी ओपन नहीं होता है। तो अपने को पीएससी ओपन करना पड़ेगा। जब मैं पीए कंपार्टमेंट नंबर ओपन कर दूंगा उसके बाद ही मेरा एफडी कंपार्टमेंट नंबर ओपन होगा। एफडी कंपार्टमेंट नंबर ओपन होने के बाद ही मैं इसका कोल फीडर ओपन कर सकता हूँ। ये सारे इंटरलॉक्स है, लॉजिक्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहां से हम लोग स्कैडा का सारा अलार्म समरी देख सकते हैं, अलार्म हिस्ट्री देख सकते हैं। इवन जो जिस कंसोल पे बैठे हो, पकड़ लो मैं टरबाइन ऑपरेटिंग स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ और मुझको लग रहा है कि चलो ठीक है ये कुछ ऑपरेटर की गलती हुई थी या फिर मुझको निकालना है कि ऑपरेटर क्या कर रहा था। तो यहाँ से जाके ऑपरेटर ट्रैकिंग पे जा सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर ऑपरेटर ने किस टाइम पे क्या चीज ओपन किया, क्या चीज क्लोज किया, उसका भी डेटा मुझको यहाँ पे मिल जाएगा कि PCD 311 क्लोज कमांड फ्रॉम स्काडा। तो अब क्लोज कमांड फ्रॉम स्काडा बोल रहा है तो ये ऑटोमेटिक तो जाएगा नहीं, इसका मतलब ऑपरेटर ने दिया है यहां से। सो यू एज एन इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर यू कैन बिकम द स्पाई ऑफ द पावर प्लांट। कि कोई भी ऑपरेटर, कोई भी इंसान, कोई भी इंजीनियर आपके आंखों से बच के नहीं जा सकता है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से स्कैडा और डीसीएस को हैंडल करना आता है तो हर एक चीज, कोई भी ओकरेंस आपके हाथों से, आपके आंखों से बच नहीं सकता है। इट विल बी देयर इन योर, आपको सिर्फ
पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे जाके कैसे देखेंगे। अलार्म हिस्ट्री, अलार्म हिस्ट्री में जाने से मुझको टाइम के साथ मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या अलार्म आया था। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है, पकड़ लो, जब ट्रिप होता है ना तो एक ही साथ विद इन ए सेकेंड सारे अलार्म आते हैं। पहला एक आएगा, उसके साथ सारे आएंगे। और ये जो पीएलसी या फिर डीसीएस का जो कार्ड होते हैं, वो जो डाटा फेच करता है वो एक एक सेकंड पे दे रहा है। पकड़ लो यहाँ पे 12:05:02, अब देखो 12:05:02 पे सारा अलार्म आ रहा है। जरूरी नहीं है कि ये सिक्वेंशियली आए, दिखाए मुझको यहाँ पे। ये प्रायोरिटी बेस होगा, मैंने जो प्रायोरिटी दिया उसके हिसाब से आ जाएगा। अब मुझको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहले आया था? नॉर्मली आता है, नॉर्मली नहीं भी आ सकता है, तो उसके लिए हमको सिक्वेंशियल इवेंट रिकॉर्डर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो माइक्रो सेकेंड पे डेटा आपको फेच करेगा अलार्म का। उसको अलग अलग से एक कंट्रोलर लगाएंगे, उसको बोलेंगे सिक्वेंशियल इवेंट रिकॉर्डर, एसईआर। तो उसमें मुझको एकदम पक्का, इसको यहाँ पे तो सेकंड पे दिखा रहा है, वहां पे माइक्रो सेकंड पे मुझको डेटा मिल जाएगा। तो मैं एग्जैक्ट एनालिसिस कर सकता हूं कि कौन सा अलार्म पहले आया, कौन सा अलार्म अलार्म बाद में आया। समझ में आ रहा है? तो आर यू रेडी टू लर्न ऑल दोस थिंग्स? सीख पाएंगे, मजा आएगा। उससे पहले जितना सारा अभी तक किया है उसका झलाई हो जाना चाहिए। कल परसों सैटरडे संडे खत्म करो, ठीक है? लाइन पूरा क्लियर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन का जो भी हुआ है उसको क्लियर करो। नेक्स्ट मंडे से हम स्कैडा पकड़ेंगे और ये लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, एक ही साथ हो जाएगा ये सारा चीज अब। ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन।